सबसे पहले मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को एक प्यारा वाला नमस्कार। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया, जबरदस्त, शानदार और मस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ आपने अपनी पिछली प्रश्नावली समाप्त कर ली होगी। आज हमारी अगली प्रश्नावली है 4.3, जिसे आज हम अच्छे से समझेंगे और अपने क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहले इसे हल करने से पहले एक दो अपनी मोटी मोटी बातें देख लेते हैं, फिर उसके बाद हल करेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन हम पूछ रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसे समझने से पहले थोड़ी सी चीज बताऊंगा मैं, पहले उसे समझेंगे तो ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। हमेशा द्विघात समीकरण हल करने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। एक फॉर्मूला होता है हमारा विविक्तकर। विविक्तकर देखेंगे हम निकाल के। किसी भी द्विघात समीकरण जो एक चर में हो उसे हल करने के लिए विविक्त करके फॉर्मूले से चेक करेंगे, क्योंकि कुछ हमारे द्विघात समीकरण ऐसे होते हैं कि जिनके हल नहीं निकलते हैं। और मैं बता चुका हूं कि द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल निकल सकते हैं। जितनी घात में अगर हमारा समीकरण होगा उतने हमारे मूल निकलेंगे। जैसे ये वाले भी हमारे द्विघात में चल रहे हैं तो 2 मूल निकलेंगे। 3 घात का होता तो 3 मूल निकलते, और 1 घात का होता तो 1 मूल निकलता, 4 घात का होता तो 4 निकलते। यानी जितनी घात है उतने मूल होंगे। अभी हमारा तो द्विघात समीकरण चल रहा है तो द्विघात वाले में 2 मूल निकलेंगे। लेकिन मूलों की प्रकृति ये विविक्तकर ये बताएगा मूल कैसे कैसे हो सकते हैं। या तो हमारा द्विघात समीकरण के मूल नहीं निकलेंगे, या फिर हमारे द्विघात समीकरण के मूल 2 बराबर होंगे, क्योंकि 2 मूल निकलेंगे इसके, दोनों बराबर होंगे। या ऐसा हो सकता है कि दोनों मूल जो भी निकले वो हमारे दोनों अलग अलग हों। मूल निकालना मैं बता चुका था पिछले गुणनखंड विधि से। इसमें कुछ आज नई विधि है, धनाचार का फॉर्मूला, वो इससे अगले वाले सवालों में कराएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। पहले विविक्तकर को समझते क्या चीज है। देखो विविक्तकर होता क्या है, एक फॉर्मूला हमारा यानी विविक्तकर, इसका फॉर्मूला होता हमारा b² माइनस 4ac। ये होता हमारा विविक्तकर का फॉर्मूला। अब लेकिन यहां पूछोगे सर ये b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो मैंने आपको एक व्यापक रूप बताया था द्विघात समीकरण को, याद हो तो। व्यापक रूप होता द्विघात समीकरण का, ये याद रख लें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहां पर आपको b दिख रहा है वो क्या है, यानी जो x वाला टर्म है उसकी बगल वाला। और ये सब अचर पद होते हैं हमारे, कोई संख्या दी होगी a b c के मान कोई संख्या, ये ध्यान रखना है, अचर पद। अच्छा, फोर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कांस्टेंट है, ये तो हो सकता है। a क्या है हमारा, a देखो यहाँ क्या है, x² के बगल वाला। c क्या है, c है हमारा ये, जैसे कोई मैं चीज लिखता हूं यहाँ पे, जैसे मैं लिख दिया 8x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। यहां से देखो ये नए रूप हो गया हमारा व्यापक रूप। हमेशा जब समीकरण द्विघात समीकरण की तुलना करते हैं तो व्यापक रूप से ही करते हैं। 3 घात का होता है तो 3 घात के व्यापक समीकरण से करते, 4 घात का होता है तो 4 से करते। लेकिन यहाँ तो 2 घात की बात चल रही है तो 2 घात कैसे देखेंगे। यहाँ देखो x² के बगल में कितना हमारा a, और इस x² के बगल में कितना है 8। तो मैंने तुलना कर ली एक व्यापक समीकरण से और एक हमें दिया होगा द्विघात समीकरण उससे। तुलना हमेशा व्यापक से ही की जाती है, ध्यान रख लो, जो मेन चीज होती है उससे। तो देखो यहाँ x² के बगल में कितना a और यहाँ x² के बगल में कितना 8। तो देखो उसके बगल वाला a और इसके बगल वाला 8, बगल बगल वाले उठा लो बस। ये तुलना करने का तरीका होता है। तो a बराबर कितना होगा 8। यहाँ देखो x के बगल में कितना हमारा b, यहाँ x के बगल में कितना है 3, यहाँ x के बगल में b और इसमें x के बगल में 3, तो b का मान 3 निकल आया। ऐसे यहाँ तो c है और तो कुछ है नहीं है। ये तो c तो हमारा अचर पद ही होता है, कुछ संख्या ही दी होगी स्पेशल एक, और इसमें क्या दिया c की जगह 4। तो यहाँ c बराबर कितना हो गया 4। बस तुलना की है मैंने, कुछ नहीं किया। देखो बस चिन्ह लगा दिया मैंने, चीज वही है, x² के बगल में, यहाँ x के बगल में, यहाँ कुछ नहीं है तो c हमारा। ऐसे हम तुलना करेंगे। अगर ये बाई चांस
माइनस होता, ये माइनस होता तो चिन्ह सुद्धा उठा लेते हैं बस। तो बी, यहाँ बी, तो बी देख लो अपना, और यहाँ एक्स के बगल में प्लस का बी, और यहाँ एक्स के बगल में किसका, माइनस का, तो माइनस सिद्ध उठा लेते तो बी बराबर -3 हो जाता है। ऐसे यहाँ सी के बगल में प्लस है, तो यहाँ कितना है, -4, तो चिन्ह सुद्धा उठाते हैं, अगर प्लस है तो प्लस उठा लेना, माइनस है तो माइनस उठा लेना। ये तो तुलना करनी है हमें व्यापक समीकरण से, ये ध्यान रख लें, व्यापक रूप से तुलना ऐसे करेंगे। अब देख लेते हैं विभक्त कर का खेल क्या होता है। अब ये एबीसी क्या होता है, ये मैंने बताया अभी क्या होता है, कहां से निकालते हैं। तो देखो, विभक्त कर को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, NANT, ठीक। मैं डिस्क्रिमिनेंट का डी उठाऊंगा, क्या उठाऊंगा, डी, तो डी बराबर B² -4AC। बार बार मैं विभक्त कर नहीं लिखूंगा यहाँ, ना डिस्क्रिमिनेंट लिखूंगा इंग्लिश का, इसलिए मैंने एक वर्ड उठा लिया मैंने डी, बस इससे पता कर लेंगे डी का मतलब होता है विभक्त कर, ठीक। तो डी बराबर क्या होता है हमारा, B² -4AC, B², बी बता चुका हूं, ए बता चुका हूं, सी क्या होती है ये बता चुका हूं। अब मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूं, चलो यही देख लेते हैं। अगर डी का मान, यहां देखेंगे, अगर डी का मान हमारा, तीन कंडीशन बनेंगी, तीन। एक बनेगा डी का मान अगर 0 आया तो क्या कंडीशन होगी, यदि डी का मान 0 से बड़ा आया, 0 से बड़े का मतलब डी का मान कैसा आना चाहिए, धनात्मक। ये डी का मान धनात्मक निकलेगा, जब 0 से बड़ा होगा डी तो धनात्मक ही होगा, ये ध्यान रखना। ये हो सकता है डी का मान 0 से छोटा हो, तो यहाँ कैसा मान निकलेगा, ऋणात्मक का, यहाँ ऋणात्मक निकलेगा। इस चिन्ह का मतलब तो जानते हो, जिसका इधर, जिसका मुंह इसका जिधर खुला हो वो चीज बड़ी होती है। इसका मुंह अभी किधर खुला है, डी की तरफ, तो यहाँ 0 बड़ा है, डी जिसकी तरफ खुला होता है वो बड़ा होता है, तो 0 की, यानी डी की तरफ खुला है तो बड़ा कौन हो गया इसमें, डी। और इसमें किधर की तरफ खुला, जी, तो यानी इसमें 0 0, तो यानी 0 बड़ा हो गया और डी हमारा छोटा हो गया, जिधर मुंह खड़ा हो वो चीज बड़ी। ये मान निकलेंगे। अगर देखो डी का मान 0 निकले, कितना, 0, तो जो दो मूल निकलेंगे, अभी गुणनखंड विधि समाप्त करके आ रहे हैं पिछली वाली एक्सरसाइज 4.2 में, उसमें मैंने मूल निकालना सिखाया था तुम्हें। मूल निकलते थे, एक्स के मान निकलते थे 2 हमारे, तो कभी कभी देखा एक्स के मान 3,4 निकलते थे, तो 3 भी अलग 4 भी अलग, वो किस कंडीशन में निकलते थे। ऐसा हो सकता है एक्स के मान दोनों सेम निकले, 3 3, 4 4, 5 5, दोनों एक्स के मान सेम निकले, क्योंकि द्विघात में तो दो मूल निकलेंगे। या ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी तो समीकरण हो सकता है जिसके मूल्य निकले ही नहीं, हम दिमाग मारते रह जाएं, अरे निकलेंगे निकलेंगे, निकलेंगे कहां से, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया तो उसके हल निकलेंगे ही नहीं। तो ये पता करने के लिए हमें मूल्य निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, बस व्यक्त कर का इतना यूज है। अगर ये हमारा डी हमारा 0 निकला विभक्त कर, तो हमारे मूल्य निकलेंगे दोनों कैसे, समान। समान का मतलब जानते हैं, 4 4 निकले, 8 8 निकले, 3/2 3/2, 20 20 निकले, एक्स के दोनों मान सेम ही निकलेंगे। अगर डी का मान धनात्मक हुआ तो दोनों मूल तो निकलेंगे, लेकिन दोनों मूल कैसे होंगे, असमान। असमान का मतलब, आ का मतलब नहीं, समान का मतलब बराबर, मतलब बराबर नहीं होंगे। बराबर नहीं होंगे तो कैसे होंगे, एक अलग होगा एक अलग होगा। इसमें दोनों कंडीशनों में दोनों अलग अलग निकलेंगे, लेकिन ऋणात्मक में कोई हल नहीं, यानी कोई मूल नहीं निकलेगा, कोई मूल नहीं निकलेगा। ये कंडीशन ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो सवाल तो बस 2 सेकंड के तुरंत खत्म हो जाएंगे, ठीक। इतनी चीज समझ लें। अब इसी चीज का यूज मैं अपने सवालों में लगाऊंगा। एक चीज और ध्यान रख लें, जब हमारी दोनों ये कंडीशन बने, चाहे मूल समान निकले, मूल तो निकल रहे हैं, मूल तो निकलेंगे, चाहे समान निकले चाहे समान निकले, मूल तो है, और असमान में भी हमारे मूल निकलेंगे, लेकिन इसमें तो ऋणात्मक मूल निकलेंगे नहीं। तो जिसका मूल नहीं निकल रहा उसे तो छोड़ दो, तो इसका अस्तित्व होगा क्या, जब मूल ही नहीं निकल रहे तो कोई अस्तित्व इसका नहीं है, इनके तो मूल निकल रहे हैं, तो ये वाली दोनों कंडीशन अस्तित्व है, यानी मूल निकलेंगे तो अस्तित्व है, और नहीं निकलेंगे तो अस्तित्व नहीं है, क्योंकि देखो इसमें भी मूल निकल रहे हैं, इसमें भी मूल निकलेंगे, और जब मूल निकलेंगे तो अस्तित्व है। तो इन कंडीशन में तो अस्तित्व है हमारा मूल निकलने का, लेकिन इस कंडीशन में कोई अस्तित्व नहीं है। ये चीज बस दिमाग में रखने चीज, बस इस चीज को मैं यहां अप्लाई करूंगा, अप्लाई करेंगे और अपने सवालों को हम हल करेंगे। तो देखो, ये चीज तो यहां तक समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और पूछ रहा है इसमें,
अभी मैंने मूलों की प्रकृति बता दी। प्रकृति का मतलब है दोनों मूल समान निकलेंगे, असमान निकलेंगे या कोई मूल नहीं होगा। ये तुम्हारी प्रकृति हो गई। आगे कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो। मूल का अस्तित्व कब है? तीन कंडीशन पूछ रहा है। प्रकृति का मतलब प्रकृति होगी हमारी कैसी, चाहे अपनी बराबर निकले चाहे बराबर नहीं निकले। लेकिन अगर हम मूलों का अस्तित्व देखें तो अस्तित्व दो कंडीशन बता चुका हूं मैं, समान निकलेंगे असमान निकलेंगे, तो ये होना नहीं चाहिए। ठीक, और अगर अस्तित्व है तो हमें उन्हें ज्ञात करना। ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला याद रख लें बस, एक विभक्त कर वाला रखना और तीन कंडीशन विभक्त कर क्या क्या होती हैं वो रखनी है, और एक फॉर्मूला याद रखना। अगर अस्तित्व है तो फॉर्मूला लगाएंगे अपना, अन्यथा नहीं लगाएंगे। एक फॉर्मूला होता है हमारा धनाचर का, यानी एक्स बराबर माइनस बी, माइनस होता है बी धर्रे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a। ये होता है हमारा फॉर्मूला, इसे याद रख लें। ठीक, इस फॉर्मूले को मैं ये भी लिख सकता हूं। देखो ये x क्या है, ये तो बदलता रहेगा, y भी हो जाएगा। अभी ये किस में दिए द्विघात समीकरण हमारे, x x में दिए सब। देखो इसमें यहाँ भी x तो x बराबर, अगर ये y में होता पूरा तो y रख लेते, z z में होता तो z रख लेते, तो हमारे द्विघात समीकरण x में दिया तो x रख लिया। अच्छा देखो मैं इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकता हूँ, माइनस बी धर्रे अंडर रूट में d और बट्टे 2a। अब बोलोगे d कहां से आ गया, अभी बताया था डिस्क्रिमिनेंट विभक्त कर। विभक्त कर क्या होता है हमारा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d रख सकता हूं इसकी जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है d, तो बस मैंने d रख दिया है। ये फॉर्मूला सेम है, बस कोई अंतर नहीं है, बस d हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा अब देखते हैं हम, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं है, चीज हमारे समझ में आ गई। विभक्त कर हो गया हमारा। धनाचार का फॉर्मूला भी देखो, इसके दो नाम है, द्विघाती सूत्र भी बोल देते हैं इसे, याद रख लें, है ना, द्विघाती सूत्र भी बोल देते हैं इसे, और हम इसे धनाचार का भी बोल देते हैं, श्री धनाचार्य। धनाचार्य श्री धनाचार्य, श्री धनाचार का ये फॉर्मूला होता है, और द्विघाती सूत्र भी इसी को बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, तो ये हो गया। तो इससे हम निकालेंगे अपने मूल। वैसे अभी तक हमने गुणनखंड विधि पढ़ी थी पीछे, मूल उससे भी निकलते थे, वो विधि गुणनखंड वाली थी, ये द्विघाती सूत्र वाली है, मूल उतने ही निकलेंगे। तो हम तो द्विघाती का, अगर चैप्टर में बात किसकी चल रही है, विभक्त अगर आ जाए तो वहां द्विघाती लगाएंगे। ठीक, तो इसे मैं मिटा रहा हूं, अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। थोड़ा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं एक बार, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक तो ये था, अगर d का मान 0 हो गया तो मूल कैसे होंगे, समान। अगर d का मान 0 से बड़ा हो गया यानी पॉजिटिव, तो दोनों मान कैसे होंगे, असमान। अगर d का मान 0 से छोटा हो गया तो कोई हल यानी कोई मूल नहीं है। इस कंडीशन में तो अस्तित्व है हमारा, अस्तित्व होगा, लेकिन इस कंडीशन में अस्तित्व नहीं है। और एक धनाचार का फॉर्मूला अपना, यानी द्विघात सूत्र बोलते हैं जैसे, माइनस बी धर्रे अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी डी रख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक, डी बट्टे, ये फॉर्मूला अपना रखेंगे। अब देखते हैं अपने सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तीन भाग दिए गए हैं, तो तीनों को एक एक करके देखते हैं और आगे हल करते हैं। पहला भाग देखो अपना क्या है, हमारा दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 5 बराबर 0। अब इसमें कह रहा है कंडीशन देखना, पहली मूलों की प्रकृति बताओ। ठीक है, और फिर कह रहा मूलों का अस्तित्व है, तो वो मूल भी बताओ, दोनों कौन कौन से मूल हैं। तो प्रकृति तो मैं बता चुका हूं, प्रकृति तीन तरीके से निकल सकती है, या तो मूल समान होंगे, या असमान होंगे, या कोई नहीं होगा। तीन ही तरह की प्रकृति हो सकती है हमारी। अच्छा अब देख लेते हैं अपना सवाल। तो देखो सबसे पहले मैं तुलना करूंगा, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बता चुका हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से
तुलना करने, इसका एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो अच्छे से समझें इसे। तो देखो यहाँ ए बराबर कितना हमारा, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में 2 और यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कितना ए, तो ए बराबर कितना होगा हमारा 2। यहाँ बी की बगल में, यहाँ एक्स की बगल में बी, यहाँ एक्स की बगल में कितना -3, चिन्ह सुद्धा देखते हैं। यहाँ सी और यहाँ सी की बगल में कितना 5, बस तुलना की है मैंने, कुछ नहीं किया। देखो तुलना की है मैंने, कुछ नहीं किया, अभी बताया था। अच्छा देखो ये तो हमने मान निकाले, अब मूल प्रकृति तो देख रहे हैं ना, तो प्रकृति देखो कैसी है हमारी। तो प्रकृति के लिए हमें विभक्त कर की जरूरत पड़ेगी, किसकी, विभक्त कर। विभक्त कर का फॉर्मूला होता है हमारा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं विभक्त कर बोलूंगा, डी से डिनोट करूंगा, इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, तो इसलिए मैं डी से दर्शाऊंगा बार बार, ये नहीं मेरे पे लिखू विभक्त कर तो दिक्कत हो जाएगी, बोलूंगा विभक्त कर है डी, समझ लेना डी होता क्या है, बता चुका हूं मैं। तो डी बराबर बी का वर्ग, बी कितना हमारा देखना -3, तो -3 का वर्ग, माइनस तो हमारा 4 है पहले से, ए कितना है, ये सब गुणा में हमें ये ध्यान रखना है। ए कितना हमारा 2, सी कितना हमारा 5। ए बी सी कहां से निकला, व्यापक समीकरण लिखेंगे और उसकी तुलना करेंगे और वहां से निकाल लेंगे। ठीक, और देखो अब देखो 3 का वर्ग कितना 9। अब ऐसा मत करना कुछ लोग कि माइनस लगा दें यहाँ, क्योंकि -3 का वर्ग है। हमेशा ध्यान रखने कोई माइनस की संख्या हो और उसका वर्ग निकालें तो हमेशा पॉजिटिव निकलता। कैसे, -5 गुणा -5, ये वर्ग क्या दर्शाता है, वर्ग ये दर्शाता है जिस संख्या जो भी संख्या दी हो उस पर जो घात लगी हो उसका, उस संख्या का उतनी बार गुणा करते हैं जितनी घात लगी हो। जैसे अगर मैं 20 पर घात 5 लिख दूं तो इसका मतलब क्या है, 20 का ही गुणा 20 में कितनी बार करना है, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। जितनी घात उसी संख्या का उसी संख्या में उतनी बार गुणा करते हैं। जैसे 20 पे घात 5 तो 20 का 5 बार कर दिया, 100 पे घात 100 होती तो 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 बार करते। ठीक, तो ये घात तो पता चलेगी। ऐसे मैंने देखो 2 बार 5 5 आ रहा है, 2 घात है तो 2 बार लिख लिया, 5 5 5 25। और माइनस मल्टीप्लाई माइनस का क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए कोई भी ऋणात्मक संख्या दी हो उसका वर्ग करें तो हमेशा पॉजिटिव निकलता है, ये ध्यान रख लें। तो ये कितना हो गया, 9 हो गया पॉजिटिव, माइनस 4 2 8 8 5 40, 40 हो गया। तो डी बराबर कितना निकला है हमारा, 40 में से 9 घटाओ पहले, कितने बचे हमारे 31। ये प्लस के या माइनस के, चिन्ह देखो बड़े वाले के संग, तो यानी माइनस, क्योंकि प्लस की संख्या छोटी है माइनस की बड़ी है, ये ध्यान रखने। तो डी का मान कैसा निकला हमारा, डी का मान 0 से छोटा है या बड़ा। तुम कहोगे सर ये डी का मान हमारा, डी का मान है हमारा वो 0 से छोटा निकला है। 0 से छोटा कैसे है, नंबर लाइन तो पढ़ी होगी आपने, यहाँ 0 होता है, राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो प्लस होती हैं सब संख्याएं, 1 +2 +3, और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 माइनस वाली संख्या होती है, यहाँ 0 होता है। तो ये बताओ -31 किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो इधर ही तो जाएगा लेफ्ट में, नेगेटिव। तो 0 से छोटी तो हो गई, उधर जाएंगे तो 0 से बड़ी और इधर 0 से छोटी, तो 0 से तो छोटा मान निकला ही है। जो नेगेटिव मान है वो 0 से छोटा ही तो होता है, तो यहाँ भी तो नेगेटिव निकला है, तो 0 से छोटा हो गया। 0 से छोटा का मतलब 0 से छोटा, क्योंकि जिधर चिन्ह खुला होता है बड़ा होता, तो यहाँ 0 तो बड़ा हो गया, तो डी कैसा हो जाएगा फिर, छोटा। जिधर बंद होता है उधर छोटा, जिधर खुला होता है वो बड़ा। बंद है तो बंद की तरफ छोटा होता है, तो डी छोटा हो गया। तो डी का मान हमारा नेगेटिव निकला, कैसा निकला, नेगेटिव। और डी का मान कैसा हमारा 0। अगर मैंने बताया था डी का मान छोटा निकले यानी ऋणात्मक निकले, बताया था, और ऋणात्मक हो तो कोई हल नहीं है, तो लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मान निकले ही नहीं तो अस्तित्व ही नहीं है, सिंपल सी बात है। मूल निकलते तो अस्तित्व था। ठीक, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए मूल ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, मूल ज्ञात नहीं कर सकते, अस्तित्व भी नहीं है। और इसने कहा था अगर अस्तित्व है
तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व होता हमारा, मान निकलते कुछ प्लस में निकलता चाहे जीरो के बराबर निकलता तो आगे हल करते। अगर अस्तित्व है नहीं है तो आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है, इसने बोल दिया क्वेश्चन में। तो हटाता हूं मैं इसे, अच्छे से समझ में आ गया होगा, देख लें और अच्छे से समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे रफ करते हैं और फिर सेकंड इसका भाग देखते हैं। ठीक, तो रफ करते हैं। पहला तो हमारा हो गया, तो इसे मैं यहीं कहीं सेट कर दे रहा हूँ, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। और ये भी हटा देते हैं अपना। सेकंड देख लो अपना भाई क्या है। सेकंड पार्ट रहा हमारा ये। सेकंड है हमारा क्वेश्चन 3x² माइनस 4√3x और प्लस के 4 बराबर के 0, ये रहा हमारा। फिर अपनी तुलना कर लो, इसी समीकरण से तुलना करेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि x² के यहाँ बगल में कितना है a और यहाँ कितना है बगल में 3, तो a बराबर 3। यहाँ x की बगल में कितना b और यहाँ x की बगल में कितना है माइनस के 4√3। पूरा देखते हैं, ये ध्यान रख लें, पूरा है, ये ध्यान रख लें। चिन्ह शुद्धा, चिन्ह सहित देखेंगे, चिन्ह कितना माइनस तो माइनस। यहाँ c, यहाँ देखेंगे c, वहां कितना c की जगह 4। तो ये तुलना कर ली। अब अपना विभक्त कर लगाएंगे। विभक्त कर क्यों लगा रहे हैं? मूलों की प्रकृति देख करने के लिए, क्योंकि प्रकृति पूछा है। तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो d तो हमारा चल ही रहा, b कितना हमारा माइनस 4√3, ये तो इसका होल स्क्वायर है। फिर माइनस 4a, a कितना हमारा 3 और c कितना हमारा 4। तो d बराबर देखो, माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और √3 का करेंगे तो 3। हमेशा किसी रूट वाली संख्या का वर्ग करें, रूट वाली का, अगर रूट वाली का गुणा करें तो रूट खत्म हो जाता है। तो 3 पर वर्ग करेंगे तो 3 अकेला बचेगा, और 4 माइनस 4 का 16 हो गया माइनस, ये 4 3 जा 12 और 48। तो d बराबर कितना हो गया 16 ते 48 माइनस 48। तो d बराबर कितना निकला हमारा 0। अब आंख बंद करके तुम बता सकते हो, बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसका अस्तित्व है या नहीं है, कैसे मूल है। तुम बोलोगे सर d का मान 0, देखना 3 कंडीशन बताई थी प्रकृति के लिए। तो d का मान 0, मूल कैसे होंगे दोनों समान, और जब मूल निकल रहे हैं तो अस्तित्व है, अन्यथा नहीं है। तो देखो लिख लिया d बराबर 0 है, इसलिए मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व होगा। और प्रकृति कैसी हो जाएगी इसकी, उसकी प्रकृति थी इससे पहले वाले सवाल की, कोई हल नहीं निकलेगा, यानी कोई मूल नहीं है। और इसकी प्रकृति क्या निकली है, इसकी प्रकृति निकली है कि मूल कैसे हमारे d का मान 0 निकले, तो d का मान 0 पर कैसे मूल निकलेंगे हमारे समान। तो यहाँ मूल की प्रकृति कैसी होगी हमारी, मूल कैसे होंगे हमारे, मूल होंगे समान, मूल समान होंगे। और इसने कहा था अगर अस्तित्व है, अस्तित्व है तो इसे आगे हल करो। ठीक, अगर अस्तित्व है तो इसके मूल भी बताओ, ये पूछ रहा था। अगर अस्तित्व है, देखो प्रकृति पूछ रहा था, प्रकृति बता दी, और अस्तित्व है, अस्तित्व तो है हमारा क्योंकि मूल तो निकल रहे हैं। तो इन्हें आगे हल भी ज्ञात कीजिए, मूल जो निकल रहे हैं दोनों समान, वो कौन कौन से मूल हैं, तो ये भी तो निकालना है। तो मूलों के दिए देखें क्या करें। तो देखो ये तो करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि अस्तित्व पूछ रहा है तो सवाल में। अच्छा, मूल तो निकलेंगे हमारे, ठीक है। तो ये तो हमारा फॉर्मूला था, तो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक, डी का मान कितना निकला हमारा 0, इसे याद रखना। तो थोड़ा मैं रफ कर दूं, है ना, हाँ रफ कर देते हैं थोड़ा। तो ऐसा करते हैं, यहां तक तो आप कर लेना, मैं ऐसा ही रफ कर देता हूं, यही कर दे रहा हूं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो डी का मान कितना निकला हमारा 0, 0 ही तो निकला हमारा, तो इसे हटा के सीधा यही कर दे रहा हूं। डी का मान हमारा निकला था कितना, डी बराबर 0, इससे भी रफ कर देते हैं। अब देखो हमारा मूलों की प्रकृति बता चुका हूं मैं। ठीक, अब इसके मूल निकालूंगा, तो मूल निकालने के लिए फॉर्मूला बता चुका था मैं, x बराबर माइनस बी धर्रेड़ अंडर रूट b² माइनस 4ac और बट्टे 2। प्रकृति हमारी कैसी, दोनों मूल कैसे थे समान। अब देखें x तो हमारा चल ही रहा है बराबर माइनस बी, तो b का मान कितना माइनस का, एक माइनस यहाँ पहले से, एक यहाँ है,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा हमारा 4√3। अब प्लस माइनस हमारा चल रहा है रूट। देखो अगर मैं बी स्क्वायर का मान रखू यहां से, फिर -4 ए का मान रखू, सी का मान रखू, तो हमारा हो जाएगा इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी लेंथी। अगर हम बी स्क्वायर -4 AC होता क्या था, डी तो ही था हमारा, डी बराबर बी स्क्वायर -4 AC। तो इस पूरे की जगह क्या मैं सीधा अगर देखा जाए फॉर्मूला तो मेन ये होता है, तो इसकी जगह मैं डी भी तो लिख सकता हूँ। डी है तो कैलकुलेशन बच जाएगी एक स्टेप, तो इसकी जगह मैं सीधे 0 नहीं लिख दूं, और बट्टे 2, और ए कितना हमारा 3, कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इससे कैलकुलेशन बच गई हमारी। तो क्या होगा हमारा x बराबर 4√3, ये हो गया। यहां देखा जाए तो 0 का मतलब क्या है, यहां 0 का मतलब क्या है, ये तो पूरा 0 ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तो पूरा ये तो 0 ही हो गया हमारा, प्लस माइनस 0, 0 का रूट खोलेंगे तो 0 ही होता, और यहाँ कितना हो गया 3×6। अच्छा अब देखो, देखो हमेशा जहां तक कर लें, अब आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक बार लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस। इस प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार प्लस लेना है हमें और एक बार माइनस लेना है। तो देखो x बराबर 4√3 प्लस 0/6, और एक x बराबर लूंगा मैं 4√3, और इसे हटा दे रहे हैं, ठीक, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं है अब ज्यादा, और -0/6। चीज वही थी, देखो एक बार मैंने प्लस चिन्ह ले लिया ऊपर वाला, एक बार मैंने माइनस ले लिया, बस कुछ नहीं किया है। तो देखो x बराबर 4√3 में से 0 जोड़ूंगा, कोई फर्क कोई नहीं है, तो 4√3 ही बनेगा बट्टे 6। यहां देखो x बराबर, हर बार लेना ही है प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ तो 0 आ गया तो तुम छोड़ दोगे सर, इतना ही छोड़ देते, x बराबर 4√3/6। नहीं, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है हर हाल में, ये ध्यान रखने। तो ये इसमें से अगर 0 हटाऊंगा तो 4√3/6 बचेंगे। दोनों के मूल कैसे हैं देखना, ये भी x का मान सेम, ये भी x का मान सेम, और मूलों की प्रकृति बताई थी मैंने कैसे निकली थी, दोनों की प्रकृति कैसी थी, दोनों मूल निकलेंगे समान, पहले बताया था मैंने। तो दोनों मूल समान निकला है हमारे। ये अगर ज्यादा से ज्यादा इसे हल कर सकते हैं हम, तो क्या कर सकते हैं, x बराबर 4√3/6, अगर मैथ में दे रहा होगा तो इतना दे रहा होगा, तुम्हारे में देखो 4√3/6 को मैं लिख सकता हूँ 3×2, ठीक, और x बराबर 4√3 तो है ही हमारा, 3 को भी मैं √3 लिख सकता हूं, और ×2 तो चल रहा है। कैसे, जब भी कोई संख्या दी हो जैसे 5, अगर मुझे इसे रूट में लिखना है तो रूट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस रूट लगा लो और 2 बार लिख दो गुणा में उस संख्या को, ठीक। तो ऐसे 3 को मैंने रूट में लिख दिया 2 बार, देखो एक रूट से रूट खत्म, x बराबर, और देखो 2 से 2 बार कट जाएगा, 2×2 = 4, तो ऊपर बचेंगे 2 और नीचे बचेंगे √3। तो ये कैलकुलेशन बनी हमारी काट पीट के, यानी x का मान 2/√3। तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3, एक ये मूल और दूसरा भी क्या निकला 2/√3। दोनों मूल कैसे थे हमारे, समान, x के दोनों मान हमारे निकले इधर 2/√3 और 2/√3। और यही तो प्रकृति चेक की थी हमने कि x के मान कैसे निकलेंगे, बराबर d का मान 0 निकला था, कंडीशन अप्लाई, ठीक। ये मैंने निकाला विभक्त कर से, तुम गुणनखंड विधि से भी इसे हल कर सकते थे, जो पिछली 4.2 में कराई थी मैंने। इसका ऐसे में गुणा करते थे, 4×3 = 12, 12 के ऐसे गुणनखंड जोड़ के कितने आए, जोड़ के कितने आ जाए हमारे 4√3, तो उससे भी हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक। तो अभी तुम्हें विभक्त कर देखना है तो विभक्त कर से हल कर लिया, आंसर उतनी निकलेंगे, तरीका है बस अलग अलग करने का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 होता हमारा समाप्त। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसका थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड देखते हैं हम, ठीक। इसे रफ करते हैं, कुछ नहीं था इसमें, बस कैलकुलेशन का खेल है, जिसने कैलकुलेशन कर ली तो मैथ तो बस आसान अपने आप, तो बस कंसेप्ट है 2-3 वो याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थर्ड वाला क्या हमारा कह रहा है, यहाँ लिख लेते हैं थर्ड। थर्ड वाला हमारा 2x² -6x + 3 = 0। तुलना करेंगे हम, यानी ax² यानी ax² + bx + c = 0,
से तुलना करने पर। तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि ये द्विघात समीकरण का कैसा रूप है हमारा? व्यापक। हमेशा विभक्त कर का फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसका डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रकृति ज्ञात करने के लिए। अगर कोई गलत सवाल लिख के ले आया, तुम तो उसके गुणनखंड विधि लगा के हल निकालोगे, मूल निकल रहे हैं इनके, एक्स के मान निकल रहे हैं या नहीं, पागल हो जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, जोड़ के इतने गुणा करके इतने निकलेंगे नहीं। इसलिए व्यक्त कर का यूज किया जाता है कि पहले उस फॉर्मूले का अप्लाई कर लो। अगर प्लस में निकल रहा है और यानी डी का मान प्लस निकल रहा है और प्लस में निकल रहा है और जीरो निकल रहा है तो हल होंगे, और नेगेटिव निकला तो हल नहीं होगा। अगर कोई सवाल लेकर आए, अगर तुम्हारा मान डी का जीरो निकला तो कहोगे हाँ इसका हल हो जाएगा। अगर डी का मान नेगेटिव निकला तो बोल देना तू पागल है, इसके हल कोई हल नहीं है दुनिया में। ठीक, इसलिए प्रकृति याद करने के लिए डी का यूज करेंगे प्रकृति के लिए, और धनाचार का या द्विघाती सूत्र का फॉर्मूले का यूज करेंगे मूल निकालने के लिए। दो विधि होंगी तुम्हारे मूल निकालने की, एक गुणनखंड विधि बता चुका हूं मैं, और एक द्विघाती से। ठीक, वो एग्जाम में देख लेंगे कैसे पूछ रहा है, इस टाइप से आया कुछ, या उसने बोल दिया द्विघाती से हल करो, मूलों की प्रकृति करके हल करवाए तो अपना विभक्त कर से निकाल लेंगे, विभक्त कर लगाएंगे, फिर डी बराबर फॉर्मूला मतलब यानी जो धनाचार वाला वो लगा देंगे। अब देखो थर्ड में देखो तो ए बराबर कितना हो मैं, ए की बगल में 2, यहाँ एक्स की बगल में -6 तो बी बराबर -6 तुलना, और सी की जगह कितना 3। अब लगाओ अपना, पहले प्रकृति याद करेंगे कैसे, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना हमारा -6 का वर्ग -4a, ए कितना हमारा 2 और सी कितना 3, तो -6 का वर्ग 36 और 4 2 8 24, तो यानी डी का मान हमारा कितना निकला भाई साहब, डी का मान निकला हमारा 12। अच्छा डी का मान बताना पॉजिटिव है या धनात्मक है। देखो डी की 3 कंडीशन बताई थी, डी बराबर 0 और डी का मान एक कैसा निकले हमारा, यानी डी का मान 0 यानी 0 से छोटा हो एक डी का मान और एक डी का मान 0 से बड़ा हो। इस कंडीशन में तो मूल कैसे होंगे समान, और 0 से छोटे का मतलब कैसा है, अगर डी का मान ऋणात्मक निकले, कैसा निकले, डी का मान ऋणात्मक निकले तो कोई हल नहीं है, यानी कि कोई मूल नहीं है, और इसमें दो मूल समान होंगे। अगर डी का मान पॉजिटिव निकला है, कैसा निकला, धनात्मक पॉजिटिव निकला, तो हमारे दो मूल निकलेंगे, लेकिन दोनों कैसे होंगे, अलग अलग। इसका कैसा मान निकला है, पॉजिटिव, क्योंकि डी का मान 12 तो पॉजिटिव में होते, नंबर लाइन बताई थी, 0 से उधर जाएंगे, धनात्मक मान है, यानी डी जो है वो 0 से बड़ा है। किससे बड़ा है हमारा डी, अगर डी देखा जाए तो 0 से बड़ा है। 0 से बड़े का मतलब सिंपल से मतलब है, अगर तुम्हें बड़ा छोटा नहीं समझ में आ रहा तो इतना याद रखो, 0 अगर डी बराबर 0 निकले तो समान होंगे, अगर डी का मान नेगेटिव निकले तो कोई हल नहीं है, यानी माइनस में निकले, और डी का मान अगर पॉजिटिव निकले तो दो हल होंगे, मूल होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे। तुम्हारा कैसा निकला, डी का मान पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव है तो दोनों के मूल कैसे होंगे, समान, समान नहीं यानी असमान, अलग अलग। तो डी का मान कैसा निकला हमारा पॉजिटिव, अतः मूल कैसे हमारे, अतः मूल दोनों, अतः मूल अलग अलग होंगे या असमान होंगे, एक ही बात है, अलग अलग होंगे। ठीक, अतः दोनों मूल कैसे होंगे हमारे, अलग अलग। अच्छा, और इसने कहा अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी तो करो, मूल तो निकल रहे हैं अलग अलग, अस्तित्व तो है, एक ही कंडीशन में अस्तित्व नहीं होता है, नेगेटिव वाली में उसमें मूल नहीं निकलते हैं, बाकी दोनों कंडीशन में मूल निकलेंगे, तो ये तो मूल निकलेंगे, इसके निकलेंगे अगर मूल, तो बता चुका हूं विभक्त कर का फॉर्मूला प्रकृति के लिए और प्रकृति ज्ञात करने के लिए, और धनाचार का फॉर्मूला मूल निकालने के लिए होता है। तो मूल निकालेंगे तो मूल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, धनाचार, तो यहां तक नोट कर लेंगे, और थोड़ा मैं रफ करता हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक, तो मूल की प्रकृति अलग अलग होंगे, तो चलो यहां कर दे रहा हूं, इसे यहां से कर दे दें, दोनों मूल कैसे होंगे, असमान, असमान। तो अब देखते हैं मूल ज्ञात करने के लिए, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, x बराबर -b धर्रेड अंडर रूट डी बट्टे 2a, यहाँ डी क्या है, वो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ध्यान रख लें। ठीक, बता चुका हूं मैं पहले ही, x बराबर -b, b कितना हमारा माइनस के 6, एक माइनस का 6, ये माइनस पहले से b, तो प्लस के 6 बन जाएंगे, ध्यान रख लें, धर्रेड अंडर रूट डी कितना हमारा, डी देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लेते, तो फिर बी की जगह फिर मान रखते, ड्रामा हो जाता हमारा, यानी कैलकुलेशन बढ़ जाती, तो डी हम निकाल तो चुके हैं, तो क्यों हम बिना फालतू में दिमाग खराब करें,
तो यहाँ डी की जगह कितना 12 रख दूं और बट्टे 2a। 2a कितना हमारा, a है हमारा 2, कितना हमारा 2। तो x बराबर 6 प्लस माइनस, देखो 12 को अगर किसी संख्या को रूट से बाहर निकाला जाए तो पहले उसके फैक्टर कर लो अंदर ही। तो 2 3 या 6, यानी 2 2 या 4 और 3 या 6। एलसीएम विधि से निकाल लेंगे, गुणनखंड यही निकलेंगे, ठीक। अगर हमें रूट से बाहर निकालना है तो जोड़े से बाहर निकाल लो। 2 का कितनी जोड़ा मिले, 1, जो जोड़ा मिले वो बाहर निकाल लो। तो 2 का 1 जोड़ा मिल गया, बाहर मिल गया। और रूट 3, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर और जिसका जोड़ा मिल गया वो बाहर। और जोड़े में से ये नहीं है कि 2 2 के 2 जोड़े आ रहे हैं तो 2 गुणा 2 आ जाए, नहीं, एक ही संख्या निकलती है जोड़े में से, ये ध्यान रख लें। 2 2 का जोड़ा एक बार मिला है तो 1, 2 बार 2 2 का 2 बार जोड़ा मिलता तो 2 4 बार निकल आते, ठीक। तो हमारा 2 रूट 3 भी लिख सकता हूँ, 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 3, 2 रूट 3 बट्टे हमारे हो गए 4, ठीक है ना। तो देखो x बराबर, मैं देखो ऊपर से 2 कॉमन ले रहा हूं। कॉमन का मतलब समझ बता चुका हूं, कॉमन का मतलब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 6, तो जो कॉमन लिया उसका भाग दे दो, 2 3 जा 6 प्लस माइनस 2 कॉमन लिए थे तो 2 बन जाती, बाहर निकल आई 2 तो रूट 3 बचे और बट्टे में हमारे 4, यही तो बचा। काटो 2 2 जा 4, तो हमारा x बराबर कितना बचा, यहाँ देख ले रहे हैं, इससे आगे देखेंगे हम, इसे हटा देना क्योंकि इसका काम तो है नहीं है हमारा। तो x बराबर हमारा निकला, x बराबर बचा 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टे 2, यही तो निकला। अब जैसे यहां तक आ जाए वैसे ही तुरंत अपनी कैलकुलेशन, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो x के मान देखो, एक बार प्लस लूंगा मैं, x बराबर एक बार लूंगा प्लस, तो 3 प्लस रूट 3 बट्टे 2, एक बार ये मैंने प्लस ले लिया। अब एक बार माइनस ले लेंगे, तो 3 और माइनस के रूट 3 और बट्टे 2, इन दोनों चिन्हों को अलग अलग लिख लिया मैंने, एक बार प्लस लिख लिया एक बार माइनस लिख लिया। तो x बराबर कितना हमारा आ गया, 1/2 बाहर भी निकाल सकते हैं, तो 3 प्लस रूट 3 निकला और एक x का मान 1/2 यहां भी अलग लिख लो, 3 माइनस रूट 3, ठीक। यहीं तक हमारा आंसर था। अगर इससे ज्यादा दे रहा होगा तो कैलकुलेशन बढ़ा दी होगी वाने उसने बस आंसर में। मैं देख ले रहा हूँ एक बार इसका आंसर कितना दे रहा है, अगर कैलकुलेशन बढ़ा रहा है तो मैं भी बढ़ा दूंगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके मूल देख ले रहा हूँ, यहीं तक दे रहा है तो ठीक है, और नहीं तो मैं आगे हल कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहीं तक दिया उसने, ये भी नहीं दिया तो हटा दो, फिर फायदा क्या है इसका, है ना। देखो मूलों की प्रकृति ने क्या बताया था, मूल होंगे असमान, असमान का मतलब दोनों अलग अलग, देखना अलग अलग निकले। ये 3 प्लस रूट 3 बट्टे 2 है और ये 3 माइनस रूट 3 बट्टे 2 है, दोनों मूल कैसे हैं, अलग अलग। इससे पहले वाले में कैसे निकले थे, दोनों समान, और उससे पहले वाले में कोई मान नहीं निकला था, यानी कोई मूल्य नहीं है। तो बस विभक्त कर बताता है, ये क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे आगे को द्विघात समीकरण को या नहीं कर पाएंगे, तो वो यानी विभक्त कर से निकाल लेते हैं। अगर मान नेगेटिव निकल आया तो क्यों निकालेंगे हम उसके मूल, हल ही नहीं कर सकते। और धनाचार का फॉर्मूला का यूज किस लिए करते हैं, मूल निकालने के लिए और विभक्त कर का प्रकृति चेक करने के लिए, ये इतना ध्यान रखना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 होता हमारा समाप्त, और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे दो भाग, फर्स्ट और सेकंड, एक एक करके हल करते हैं और देखते हैं। सिंपल सवाल है, बस विभक्त कर और धनाचार अगर तुम्हारे दिमाग में आ गया तो ये एक्सरसाइज तो बस काम खत्म। तो देखो पहला हमारा क्वेश्चन ये लिख ले रहे हैं अपना क्वेश्चन, 2x² प्लस के और हमारा x और प्लस के 3 बराबर के 0। ओके, देखो ये कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। k का मान पूछ रहा है भाई साहब कि उसके दो बराबर मूल हों। कैसे मूल हों, बराबर। अच्छा बराबर मूल हो तो फिर विभक्तकर का मान कितना होना चाहिए, d का अभी बताया था 0, यानी d कितना हमारा, विभक्तकर में यही तो बताया था, अगर मूल समान होंगे तो कैसे होंगे, बराबर में 0। तो देख लेते हैं, पहले तुलना कर लो अपनी उसी समीकरण से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिख लेना है तुलना करने पर आगे, ठीक।
तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कितना ए और यहाँ कितना 2, तो ए बराबर कितना हमारा 2। यहाँ के की एक्स की बगल में के और एक्स की बगल में कितना बी, तो बी बराबर यहाँ क्या के, सी बराबर 3 ही हमारा। तुलना कर लिया मैंने, कुछ नहीं, बस बगल वाला देख लेते हैं। यहाँ एक्स की बगल में कितना बी, यहाँ एक्स की बगल में कितना के, तुलना करनी। अब अपना विभक्त कर लगाते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई दिक्कत। अच्छा, इसने एक कंडीशन दे दी है, ये थोड़ा दिमाग में सोचना पड़ेगा ये खुद से, कि मूल दोनों उसने बराबर दे दिए। ये कंडीशन का मतलब क्या है, ये इस कंडीशन का मतलब उसने दे दिया कि डी का मान हमें कैसा लेना है, 0, मूल बराबर इसी में तो होंगे, उसने बोल चुका है। तो डी की जगह कितना रख दूं मैं, 0, क्योंकि बोल ही दिया उसने सवाल में कि मूल कैसे बराबर, मूल बराबर कब होंगे, जब डी का मान कैसा हो, 0, यानी डी बराबर 0, तो डी की जगह 0 रख सकता हूं। माइनस यानी बी स्क्वायर, बी कितना हमारा के, तो के का वर्ग करूंगा तो के स्क्वायर हो गया माइनस 4a, ए कितना हमारा 2 और सी कितना हमारा 3, तो 0 बराबर के स्क्वायर तो हमारा है, ये कितना हो गया 4 2 8 8 3 24, और अगर मैं देखो 24 को इधर लेके आ रहा हूं मैं, ठीक, तो के स्क्वायर अपनी जगह 24 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, भेज दिया मैंने इधर। ठीक, कुछ के तो समझ में नहीं आ रहा होगा, इतने बुद्धू होंगे कि थोड़ा दिमाग में नहीं चला रहे होंगे। देखो 24 को इधर लेके आओ तो 24 हो गया हमारा इधर, तो के स्क्वायर, यही तो बना, तो मैं इसे सीधा लिख दे रहा हूँ, बस कुछ नहीं किया मैंने, यानी के स्क्वायर बराबर 24, ये तो लिख दिया मैंने बस। तो के स्क्वायर का मान कितना निकला हमारा, 24। अच्छा, अब देखो के स्क्वायर का मान निकला हमारा 24, अगर के का मान 24 है तो एक बार में सवाल क्या हमारा 3, एक बार सवाल चेक कर लूं मैं, है ना, कोई मिस्टेक न हो हमारे में। 2x स्क्वायर हमारा, तो ए का मान 2 और के एक्स और प्लस का 3, सी का मान 3, हाँ ठीक है। चलो, तो के बराबर के स्क्वायर का मतलब 24 हो गया, तो के बराबर 24, जब भी वर्ग हटाएं एक साइड से और दूसरी साइड ले जाएं तो रूट चढ़ा दो, बस कुछ नहीं करना है। मैंने इधर से वर्ग खत्म कर दिया, उधर रूट चढ़ा दिया, तो के बराबर 24 को क्या लिख सकता हूं मैं, 24 को इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 8 24, गुणनखंड ये हो गए हमारे। गुणनखंड तो जानते हो, लासा बोलते हैं उसे, एलसीएम से निकाल लेना। तो मैंने बताया था पेयर, जोड़े से बाहर निकाल देते, किससे, जोड़े से। तो देखो दो, एक तो 2 का जोड़ा बन गया और तो किसी का बन रहा ही नहीं है, तो जोड़ा में से एक, जो जितने जोड़े बने उसमें से एक निकाल दो, तो 2 के कितने जोड़े बने, एक, तो एक बाद 2 निकाल दिया, अंदर क्या बचा, 2 गुणा 3 यानी 6, क्योंकि उनका जोड़ा नहीं बन रहा, जिसका जोड़ा नहीं बोले उसे अंदर, और बन जाए तो बाहर। तो के का मान यानी 24 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 रूट 6, दिस इज योर आंसर। बस यही सवाल था, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक, और फिर तो उसके बाद कोई दिक्कत हमें होने वाली नहीं है, आराम से हम हल करते चलेंगे। और ये रहा हमारा, कहाँ गया, हाँ ठीक ही दे रहा है, ठीक, लेकिन इसमें प्लस माइनस का मतलब दे रहा है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में, वो कैसे, देखो के का मान जब भी एक साइड से रूट, मैंने चीज बता चुका हूँ, पीछे अगली क्लास की होंगी तुमने, रूट का मतलब हमेशा दो संख्या देता है प्लस माइनस में, तो इसे मैं प्लस माइनस भी लिख सकता हूँ, ठीक। जैसे ये 25 कितने का वर्गमूल होगा, तुम तो कहोगे सर 5 का होगा, 5 गुणा 5 लिख लेंगे, क्या ये -5 का ना होगा, -5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा ना, -5 का वर्ग 25 भी, और +5 का भी 25, यानी प्लस और माइनस दोनों का वर्गमूल कैसा होता है, सेम, तो ऐसे ये भी तो सेम हो जाएगा, तो के का मान +-2√6, ठीक। इसी के साथ ये होता हमारा क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट पार्ट इसका खत्म। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या कह रहा है, देखो हटा दे रहा हूं इसे, अच्छे से देख लिया होगा, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बस जिसके विभक्त कर समझ में आ गया और धनाचार, तो वो तो इसे चुटकियों में खत्म कर देगा, और बाकी जिसके कुछ नहीं समझ में आएगा, जिंदगी हो जाएगी उसकी, लगे रहना, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक। तो देखो अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा हमारा, के एक्स -2 और प्लस के 6 बराबर के 0, ये तो रहे। देखो अभी हमने विभक्त क्रम लगाने के लिए हम देखते थे ए एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के बगल वाला, इसमें एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है ही नहीं है, नहीं है तो फिर है, लेकिन दिखेगा कैसे, गुणा करो, के एक्स का एक्स हम करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, अब तो दिखा,
के एक्स का एक्स में तो कर दिया, अब -2 में तो करो। अगर के एक्स का गुणा -2 करूंगा तो 2 के एक्स, कुछ नहीं किया, इसका गुणा मैंने अंदर कर दिया और प्लस के 6 बराबर 0। बन गया वही रूप या नहीं बना? देखो व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर करो एक्स स्क्वायर के बगल में के और यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कितना ए, तो ए बराबर कितना हो गया के। यहाँ एक्स के बगल में बी और यहाँ एक्स के बगल में कितने -2 के, क्योंकि एक्स के बगल वाला 2 के है पूरा, ये ध्यान रख लें। और यहाँ सी, और यहाँ सी कितना हमारा 6। लगा दो अपना डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। और इसने मूल बराबर दे रखा है, पहले ये चीज दिमाग में होनी चाहिए, अगर मूल बराबर है तो डी का मान 0 रखना है। कितना 0? क्योंकि मूल बराबर कब निकलते हैं? जब डी का मान 0 हो। तो डी की जगह 0 रख दूं मैं? रख दो, बोल दो। बी की जगह कितना रख दूं? -2 के का वर्ग -4a, ए कितना हमारा के, और सी कितना हमारा 6 कर दो। -2 का वर्ग करेंगे 4 और के का वर्ग करेंगे तो के स्क्वायर, इसका वर्ग कर दिया माइनस, इसका वर्ग है 6 चौके 24 के, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 24 के को मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो 24 के इधर आगे बराबर से और उधर 4 के स्क्वायर बचे। मैंने बराबर के उधर वाली चीज बराबर के इधर लाके कर दी। जब एक चीज को प्लस वाली को बराबर के उधर उधर भेजें तो माइनस हो जाती है, माइनस वाली को बराबर से उधर भेजें तो प्लस हो जाती है, और गुणा वाली चीज भाग में चली जाती है और भाग वाली गुणा में हो जाती है। ये चीज मैंने शुरू में जब एक्सरसाइज 1.1 1.2 कराई थी तो उसमें अच्छे से समझाया था। तो देखो 24 के हो गया हमारा, यहाँ 4 और के गुणा के कर लू मैं, कहूंगा के स्क्वायर का मतलब कितना है? 2 बार के। तो देखो एक के से एक के खत्म कर सकता हूं। अगर कुछ के नहीं समझ में आ रहा होगा तो भाई देख लेते हैं हम, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, सही है ना। अगर मैं देखो, मुझे तो देखो के का मान निकालना है, ठीक है ना। 24 के अपनी जगह, उधर 4 के नहीं, मैं अकेला के छोड़ रहा हूं, एक के, क्योंकि के का मान चाहिए तो 4 के एक्स्ट्रा बचे, 4 के नीचे कर दो। तो देखो एक के से के खत्म और 4 से 6 बार, तो 6 बराबर के निकल आया। इतना भी समझ में नहीं आया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा देख लो अपना, बस कितना था हमारा 4 के गुणा के कर लू। डायरेक्ट काटना चाह रहे हो डायरेक्ट काट लो, एक के से एक के खत्म और 4 से ये 6 बार खत्म, तो इधर कितना बचा 6 और बराबर के। कानों को चाहे ऐसे पकड़ो और चाहे पीछे से पकड़ो, पकड़ा वैसे ही जाएगा, बस कैलकुलेशन है, जैसे सिंपल लगे वैसे कर लें, ठीक तुम्हारी इच्छा। तो के का मान कितना निकला है हमारा 6, और ये ध्यान रख लें डी का मान 0 कहां से रखा है, क्योंकि इसने बोल दिया दोनों मूल कैसे बराबर हो, जब बराबर कंडीशन हो तो डी का मान कितना लेना हमें 0। बस 2 सवाल थे सिंपल, ये 100% है इसके चांस आने की, ये ध्यान रख लें। हर बार आया चाहे एक नंबर में आए क्यों ना आया हो, ये ध्यान रख लें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 होता हमारा समाप्त। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का 3 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हमारा 800 वर्ग मीटर? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है, ये कंडीशन दी है, क्या इस कंडीशन में एक हम बगिया बना सकते हैं? अब बगिया देखो कैसी भी हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है, उससे तो हमें कोई दिक्कत है नहीं है। चाहे ये भी हो सकती है, ये भी, वो तो क्वेश्चन से हमें पता कर लेगा, तो हमें तो ये तो पूछना नहीं क्या करती कैसी है, ठीक है ना। तो देखो इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका भी क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग आयत का क्षेत्रफल सेम ही होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन वर्ग में भुजा बराबर होने के कारण उसे भुजा स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक। क्षेत्रफल बराबर ही होता है दोनों का। देखो कंडीशन अपनी अप्लाई करते हैं और चलते हैं भाई साहब। देखो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो? अच्छा, तो पहले लिख ले रहे हैं, माना बगिया की, माना बगिया की लंबाई
लंबाई कितनी हो जाएगी, माना बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से दो गुनी है ये, तो पहले चौड़ाई मान ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले चौड़ाई के बारे में बात कर रहा है। चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मान ले हम, यानी एक्स। अच्छा लंबाई कितनी हो जाएगी, ये कह रहा है जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से दो गुनी है, चौड़ाई कितनी एक्स, इसकी दो गुनी है, दो गुनी का मतलब 2x। अच्छा दिया क्या हमें, क्षेत्रफल दिया है 800 वर्ग सेंटीमीटर, तो देखो इस बगिया का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ, बगिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, बगिया का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बोलोगे सर कि बगिया का क्षेत्रफल ही क्यों लगाया है, और कुछ भी तो लगा सकते थे, जो चीज सवाल में दिया वही तो मानेंगे, दिया क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लगाएंगे हम, ठीक है ना। ये थोड़ी है परिमाप क्यों नहीं लगाया सर, अगर यहाँ परिमाप दिया होता तो परिमाप का फॉर्मूला लगाते, क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल का लगाएंगे, विकट दिया होता तो विकट का लगाते, तो यहाँ तो क्षेत्रफल दिया था इसलिए मैंने क्षेत्रफल लगा दिया। बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है सवाल में देखो 800, लिख सकता हूं उसकी जगह, लंबाई कितनी है हमारी 2x और चौड़ाई कितनी है x, कोई दिक्कत, तो 800 बराबर कितना हो गया हमारा 2x², कोई दिक्कत। अच्छा देखो हमें तो x चाहिए, क्या चाहिए, तो x बराबर हमारा हो गया 800 बट्टे ये दो गुणा में दूसरे किस में आ जाएंगे भाग में, तो x बराबर हमारा कितना आया भाई साहब बताओ, x² बराबर हो गया, दो से काटेंगे तो 400, ये तो हो गया। अच्छा x बराबर 400 हो गया, तो x बराबर, तो 400 में रूट चढ़ा दूं मैं क्या, कोई दिक्कत तो है नहीं है, चढ़ा दे रहे हैं क्या दिक्कत है, तो x बराबर 400 को बाहर निकालूंगा तो प्लस माइनस 20 हो जाएगा, वही कंडीशन, क्योंकि ये 20 का होता है 400, तो प्लस माइनस 20 रूट का मतलब, हमें तो क्या चाहिए, क्योंकि हमें लंबाई निकालनी, तो लंबाई कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो हमें प्लस माइनस की तो जरूरत नहीं, तो लंबाई प्लस में निकलेगी, तो एक्स का मान कितना निकला 20, कितना निकला 20। तो देखो चौड़ाई कितनी निकली हमारी, चौड़ाई निकली बगिया की जो एक्स मानी थी कितनी 20, लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ, लंबाई क्या मानी थी हमने 2x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 तो अपनी जगह और x का मान कितना निकला 20 यानी 40, यानी चौड़ाई भी मिल गई लंबाई भी मिल गई, तभी तो बगिया बनाना संभव है, लंबाई चौड़ाई पता ही नहीं चलती तो हम इसे हल ही नहीं कर सकते थे। अगर इससे आसान और देखा जाएगा आपको कैसे पता चलेगा बन गई, तो मैं यहाँ चेक कर सकता था, कैसे बताना था मुझे, गलती होगी, देखो कोई दिक्कत नहीं है, x² 400 इधर ले आ रहा हूं तो माइनस के हो गए बराबर के 0, ये चीज यहाँ से पहले बतानी थी, इसने पूछा अस्तित्व है यानी बनाई जा सकती है या नहीं, तो पहले ये लिखना था मुझे, चलो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो देखो मैं इस लाइन से पहले लिखेंगे, x² माइनस 400 को ऐसे लिख दिया मैंने, तो देखो x² माइनस 0x लिख ले रहा हूं यहाँ, और माइनस 400 बराबर के 0, बोलो ये क्या लिख दिया सर, 400 तो मैं इधर ले आया, मुझे तुलना इससे करनी थी, x² माइनस bx प्लस c से बराबर 0, इसी से तो करनी थी, तभी तो पता चलेगा अस्तित्व है या नहीं है। अगर इस d का मान हमारा विभक्त का नेगेटिव निकल आया तो बगिया बनाएगी क्या, बगिया बनेगी नहीं, क्योंकि ऋणात्मक तो कोई मूल्य नहीं होते ही नहीं है, नेगेटिव निकल आता तो देखो, तो d बराबर क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac, तो d बराबर b कितना हमारा यहाँ पर देखना 0, b की जगह 0, तो 0 का वर्ग प्लस होता है, तो 0 माइनस की 0 करते हैं तो 0 का वर्ग 0 रहता है, -4, a कितना हमारा 1x² कितना 1, और c कितना हमारा माइनस के 400, तो d बराबर कितना निकला हमारा 1600, क्यों 0 का मतलब 0, माइनस माइनस का प्लस 1600, d का मान पॉजिटिव निकला है, पॉजिटिव मतलब दोनों मूल होंगे और है तो अस्तित्व है, तो इसलिए तो बगिया बनाई जा सकती है, क्यों लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं और चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं, तो डी का मान 1600 निकला, ये लाइन लिखनी थी यहाँ पर, चलो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक, इसके बाद ये लिख लेंगे उसके बाद हल कर लेंगे, ठीक, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन लिखना इसके बाद ये बना लेना, और नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इतना वो जरूरी नहीं है, तो इसे हटा दे रहा हूँ मैं, तो एक्स का मान 1600 निकला है, डी का मान, तभी तो देखो, और जब डी का मान पॉजिटिव निकले तो दोनों मूल कैसे होंगे अलग अलग, एक्स के मान एक का 20 एक का 40 अलग अलग निकले, अतः लिख लेना, अतः बगिया बनाना संभव है, बस ये लिख लेंगे, ठीक।
इसके साथ हमारी चौड़ाई भी मिलेगी 20 और लंबाई भी मिलेगी 40 और ये क्वेश्चन नंबर होता हमारा समाप्त। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, स्थिति संभव नहीं है तो आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है, चेक कर लेंगे। अभी ये सवाल दिया हमारा, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल ये था, तो अगर स्थिति संभव है तो उनकी आयु पूछ रहा है। पहले स्थिति तो देख लें, पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन में देखते हैं हमारा स्थिति संभव बता रहा है या नहीं भाई। तो देख लो, दो मित्र हैं, अब होंगे कोई, नाम तो उनका दिया नहीं है, तो मैं पहला दूसरा मित्र मान ले रहा हूं। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु कितनी मान, x वर्ष। अब दूसरे की क्या रही होगी बताओ भाई साहब, दूसरे की वर्तमान आयु यानी दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या रही होगी, 20 माइनस एक्स। अब पूछो कैसे, क्योंकि दोनों का योग कितना दिया 20। जैसे कोई मैंने बोलिया कि हमारी एक संख्या है, यानी दो संख्याएं उनका योग 7 है और उसमें से पहली संख्या 4 है, यानी दो संख्याएं उन्हें योग 7 है और उनमें से पहली संख्या 4 है, तो दूसरी क्या रही होगी। तुम बोलोगे सर तुरंत 3 3, पर बोलोगे सर 3 निकला कैसे, क्या सर योग में से पहली संख्या घटा दी, योग में से पहली संख्या, यानी योग में से पहली संख्या घटाई है, यानी 7 था हमारा और पहली संख्या 4, तभी तो 3 निकला है। चीजों का तरीका देखो, मैथ के तरीके से कैसे निकलता है, दिमाग से तो हल कोई बता देगा ना, मैथ के तरीके से तो ऐसे अप्लाई करेंगे। तो 4 माइनस 4 यानी पहली संख्या घटा दी, तो देखो ये एक्स ही तो मान लिया था मैंने, बस नहीं योग तो दिया था, इसमें पहले वाले को एक्स ही तो मान लिया था मैंने, तो पहले वाले को एक्स तो ये मान लिया, एक्स की जगह 4 मान लिया था मैंने। तो दूसरा कैसे निकला, योग में से पहले वाला घटा दिया, तो योग में से पहले वाला क्या माना था मैंने, एक्स, तो एक्स 7 माइनस एक्स। तो ऐसे यहाँ पे, यहाँ 7 था योग में से, तो पहले वाले घटा दी मैंने, सिंपल सी बात है। अच्छा अब देखो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, अभी नहीं एक सेकंड रुको, प्रश्नानुसार तो बाद में देखेंगे। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल इतना था, यानी 4 वर्ष पहले गुणनफल कितना था 48। मैं ये सवाल करा चुका हूँ आयु वाले, प्रश्नावली 3.12 उसमें क्वेश्चन थे ये। तो पहले सवालों को वहां ले जाओ जहां की वो बात कर रहा है, तो यानी 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 4 वर्ष पूर्व लेके जाओ पहले इनकी आयु। तो देखो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या रही होगी बताओ भाई साहब। वर्तमान एक्स है, हमेशा कंपेयर करते हैं तो वर्तमान वाली से करते हैं, ठीक, वर्तमान। अब इसमें पहले की बात कर रहा है, जैसे मैं ये बोलूं कि अभी तुम्हारी वर्तमान आयु 8 साल है, अब मैं बोलूं 2 साल पहले कितने के थे तुम, तो 2 साल पहले कितने के थे आप, 6 के तो हो गए, तो 2 साल कम ही तो किया है इसमें से, तो 4 साल बाद की बात कर रहा है पहले की, तो 4 साल छोटे रहे होगे ना तुम, क्या एक्स्ट्रा हो गए थे, 4 साल छोटे रहे होगे। अच्छा 4 वर्ष पूर्व दूसरे की कितनी दी होगी, 4 वर्ष पूर्व, यानी दूसरे मित्र की आयु क्या रही होगी, दूसरे मित्र की रही होगी, वर्तमान तुम्हारी 20 माइनस एक्स है दूसरे की, देखो, और ये भी 4 साल छोटा रहा होगा, यही तो रहा होगा ना, कोई दिक्कत। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 20 में से 4 गए तो 16 और माइनस के एक्स, ये सेम ही छोटा करके लिख दिया, ठीक। अब देखो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखो, दोनों की आयु का गुणनफल दिया है कितना 48, कब, 4 वर्ष बाद का, तो 4 वर्ष बाद का ही तो दिया गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल ज्ञात कर लो, पहले मित्र की दूसरी जो मित्र हैं दोनों का गुणनफल दिया 4 वर्ष पहले का, तो 4 वर्ष पहले का एक्स माइनस 4, 4 वर्ष पहले का गुणा और दूसरा कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स,
ये तो 4 बार, तो इनका गुणनफल कितना दिया 48, बस ये कह रहा था क्वेश्चन में। तो पहले इन दोनों का गुणा करते हैं हम, ठीक है ना। एक्स का 16 में करेंगे तो 16x, एक एक बार कर लेते हैं। एक्स का 16 में कर दिया, माइनस एक्स में कर, तो एक्स का माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। इसका दोनों का संग काम खत्म। अब इसका करा दो, माइनस 4 का 16 में करेंगे प्लस के तो माइनस के 64, माइनस 4 का माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस के 4x, और बराबर के कितने हो गए 48। देखो माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ऐसे सिंपल लिख ले रहे थे, तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह, 16x और 4x कितने हो गए 20x, ये माइनस के 64 और 48 भी इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के बराबर 0। तो ये हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x, और माइनस के जोड़ लेंगे 8 4 12, 6 4 10 और 1 11, बराबर के 0। यही तो बना हमारा, ये बना हमारा, और इससे यहाँ आ जाते हैं। तो देखो माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया मैंने, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर हमारा माइनस का था वो किसका हो गया प्लस का। जब माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं तो जो प्लस का होता है माइनस का हो जाता, माइनस का होता है प्लस का, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर लिख के आ रहे तो प्लस वाला था, तो प्लस कर लो, क्या दिक्कत है। और ये 20x किसके प्लस के, तो ये किसके हो जाएंगे माइनस के, और ये माइनस के तो ये किसके हो जाएंगे प्लस के, बराबर के 0। तो माइनस का इधर है तो माइनस को उधर भेज दे रहा हूं मैं, 0 में भाग चले जाएगा, क्योंकि गुणा में हो जाएगा उधर, तो कोई फर्क नहीं है उससे, 0 ही बन जाएगा। ये बना हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस के 112 है। तो ये कंडीशन वही बनेगी। ये कह रहा है क्या ये निम्न स्थिति संभव है, इनकी वर्तमान आयु हम ज्ञात कर सकते हैं। स्थिति कब संभव होगी, जब इसके विभक्त कर से हम पता कर लेंगे। अगर नेगेटिव मान निकला तो फिर स्थिति संभव हो जाएगी, नहीं होगी तो पहले विभक्त कर से स्थिति तो चेक कर लें। तो स्थिति चेक कर लेते हैं विभक्त कर से। तो पहले ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो ए बराबर कितना हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर की बगल में यहाँ ए, यहाँ कितना है 1, यहाँ एक्स की बगल में कितना है बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है, और यहाँ एक्स की बगल में कितना माइनस के बी, और यहाँ सी, और यहाँ 112। तो देखो कितना हो गया हमारा डी, डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2 है। डी बी स्क्वायर कितना, अच्छा इसमें तो डी नहीं 2 ने तो उसमें आता है धनाचार में, इसमें नहीं हुआ। तो बी कितना हमारा -20, -20 का बराबर कितना 400 माइनस 4a, ए कितना हमारा 1, और सी कितना हमारा 112 है। तो डी बराबर कितना हो गया 400 माइनस 4 दूनी 8, ये 4 और ये 4, तो डी बराबर कितना निकल आया माइनस के 48। डी का मान कैसा है हमारा नेगेटिव। क्या स्थिति संभव है कि हमारे मान निकल आए इनके योग, एक्स का मान निकल आएगा यहाँ से। कि सर आपने बताया था कि जब डी का मान नेगेटिव निकले तो उसका कोई हल नहीं होता, यानी कोई मूल्य नहीं निकलेंगे। जब मूल्य नहीं निकलेंगे तो क्या इनकी वर्तमान आयु हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स का मान ही नहीं पता चल रहा। एक्स का मान पता करते तभी तो निकालते हैं। एक्स का मान निकला ही नहीं, क्योंकि डी का मान पहले से नेगेटिव ही निकल आया, और नेगेटिव निकल आया तो इसका कोई मूल्य नहीं निकलेगा। और इसका जब कोई मूल्य नहीं है तो क्या निम्न स्थिति संभव है इनकी आयु वर्तमान आयु ज्ञात करना, तो लिख देंगे अतः दोनों मित्रों की आयु ज्ञात नहीं कर सकते, अतः दोनों मित्रों की आयु ज्ञात नहीं कर सकते। अगर डी का मान 0 निकला आता या पॉजिटिव निकला आता तो ज्ञात कर सकते थे। अब डी -48 निकला है, ये क्या कहता था व्यक्त कर ये कहता था कि उनके मान निकलेंगे या नहीं। अगर प्लस यार कोई मान प्लस और या 0 निकल रहा है तो मान थे, और नेगेटिव निकले तो मान निकलते ही नहीं, तो मान ही नहीं निकलेंगे, इसे हल करेंगे हम तो फिर फायदा क्या आगे करने का। तो स्थिति ये संभव है या नहीं है, ये स्थिति संभव है ही नहीं है, और संभव नहीं है यानी दोनों के हम ज्ञात कर नहीं सकते, आयु ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा सवाल था, कुछ नहीं था इसमें। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहले कंडीशन दी है और उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। तो देखो भाई साहब, परिमाप कितना दिया हमारा 80 मीटर, और क्षेत्रफल कितना दिया हमारा 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
देखो कोई पार्क रहा होगा हमारा, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या पता है हमें? नहीं पता। इसमें परिमाप दे दिया 80 मीटर। कितना दे दिया? 80 मीटर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, परिमाप दिया हमारा ये, ठीक है ना, तो पहले परिमाप को लिख लेते हैं। मैं थोड़ा यहाँ समझा दे रहा हूँ, परिमाप कितना दिया हमारा, परिमाप दिया हमारा 80 मीटर। परिमाप क्या होता है? दो कोष्ठक में लंबाई और प्लस चौड़ाई बराबर 80। सौ दिया ही है परिमाप, क्योंकि किसी भी वर्ग हो चाहे आयतो कुछ भी दिया हो, उसका परिमाप होता है हमारा, वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। दो से इधर भाग दूंगा, कितना हो गया? 40। यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी होगी हमारी? 40। सिंपल सा मतलब ये है इसका, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना हमारा? 40। ये थोड़ा हिडन है, थोड़ा दिमाग चलाएंगे और निकाल लेंगे। तो मैं मानना लिख ले रहा हूं, माना यानी क्या दिया हमारा? पार्क। तो माना पार्क की लंबाई कितनी मान लू? x। चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी? चौड़ाई हो जाएगी हमारी 40 माइनस एक्स। ये पता होना चाहिए कैसे, क्योंकि लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना निकला हमारा? 40। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, परिमाप होता है हमारा दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो 80 दिया है, तो दो से ये काट देंगे 40 है, तो यानी लंबाई प्लस चौड़ाई 40, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना निकला हमारा? 40। लंबाई प्लस चौड़ाई का योग 40 है, तो मैंने लंबाई x मान ली, तो चौड़ाई कितनी? 40 से कम रह जाएगी, 40 माइनस x, ये तो रह जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, अच्छे से बस समझ लेंगे, बस इसने थोड़ा ये छिपा के दे दिया था। और क्षेत्रफल कितना दिया? इतना हमारा। तो प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया हमारा? 400। लंबाई कितनी है? x, और चौड़ाई कितनी हमारी? 40 मानते। तो 400 बराबर x का गुणा कर दूंगा मैं 40x, उधर करूंगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर। यही तो हो गया हमारा, सबको इधर ले आ रहा हूं मैं। तो 400 अपनी जगह, माइनस 40x, और माइनस इधर आ गया तो प्लस के एक्स स्क्वायर, और बराबर के हमारे 0। यही तो इसे सीधा कर दे रहा हूं मैं, क्योंकि द्विघात समीकरण ये तो समझ में आ गया, बस इतना तो छिपा हुआ था थोड़ा सा, तो इसे हटा दे रहा हूं मैं। ये तो थोड़ा सा बस सोचना था। तो ये बना हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस के 400 बराबर के 0। यही तो बना हमारा। अच्छा, ये हमारा बना, तो देखो अब मैंने ये कैसे लिखा है, मैंने बस सीधा लिख रहा अपना द्विघात समीकरण के रूप में लिख लिया, बस कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण के रूप में लिख लिया। अब इसका अस्तित्व चेक तो कर लो, क्या ये संभव है या नहीं है। संभव के लिए विभक्त कर लगाएंगे अपना, विभक्त कर लगाएंगे तो डी बराबर क्या होता है? 20 के माइनस 4ac। फिर वही तुलना करेंगे तो b का मान कितना निकल आएगा हमारा? माइनस का 40, और माइनस 40 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 से, तो बाद में लिख लेंगे। और माइनस 4 a कितना हमारा? एक्स स्क्वायर के बराबर 1, और c कितना हमारा? 400। तो डी बराबर कितना हो गया हमारा? 1600, और माइनस ये भी 1600। तो डी बराबर कितना निकला हमारा? 0। यानी पार्क को बनाना संभव है, तो यहां से लिख लेंगे, अतः पार्क बनाना संभव है। और संभव है तो लंबाई चौड़ाई निकालो। तो संभव है तो क्या था हमारा? यही तो था ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x, अब हल कर लेंगे, प्लस 400 बराबर के 0। तो देखो इसकी दो तरीके हैं, एक तो मैंने गुणनखंड विधि से बताया था तुम्हें पहले, ठीक, गुणनखंड विधि से बताया था मैंने। मान निकालो इसके, यानी 400 का गुणा इधर करो, 400 कैसे गुणनखंड जोड़ के कितना आया? 40। तो तुम कर लेना 20 गुणा 20, तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन मैं विभक्त कर से नहीं, मैं अब धनाचार से बता दे रहा हूं, क्यों? जैसे तुम्हें आसानी हो और अच्छे से क्लियरिटी समझ में आ पाए, क्योंकि दो क्वेश्चन थे उस टाइप के, तो अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, तो इससे और अच्छे से आ जाएगा। तुम उससे कर ले, होगा उससे भी, होगा इससे भी, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं तो तुम्हें धनाचार से बता दे रहा हूँ, जिससे आसानी हो जाएगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखो अपना ये हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है ना।
उसके बाद ये रफ कर रहा हूं मैं, और रफ करने के बाद यहां से करूंगा मैं थोड़ा सा, क्योंकि जगह कम पड़ती है मेरे पास। तो हमारा होता है धनाचार माइनस बी द रेड अंडर रूट में बी स्क्र माइनस 4ac, ये तो होता है ना हमारा। तो x बराबर बट्टे में 2a होता है, तो माइनस बी, बी कितना हमारा माइनस के 40 का मतलब प्लस के ही हो जाएंगे ये तो, क्योंकि माइनस पहले से एक वो है दर्जन। और अंडर रूट में बी स्क्र माइनस 4ac, बी स्क्र माइनस 4ac का मतलब कितना है हमारा, बी स्क्र 4ac कितना निकला हमारा, जीरो ही निकला है, सिंपल सी बात है। बट्टे 2a, 2a का मतलब कितना है 1, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 40, दर्रेड जीरो हो गया हमारा, जीरो का वर्ग 2 हो गया। तो x बराबर, एक बार प्लस लूंगा एक बार माइनस लूंगा, तो मैं तो प्लस लूंगा कि माइनस का काम खत्म ही नहीं है। तो 40 हो गया और प्लस के 0 और बट्टे 2, तो या फिर माइनस भी ले लो कोई फर्क नहीं है। x बराबर 40 माइनस 0 बट्टे 2, तो देखो x बराबर 40 बट्टे 2 यानी 20, और यहाँ भी x बराबर 20, तो x का मान दोनों निकले सेम, d का मान 0 था इसलिए तो सेम था। तो x का मान कितना निकला हमारा 0 यानी 20, तो इससे x का मान कितना, और x क्या माना था हमने लंबाई, है ना, तो लंबाई कितनी निकल आई हमारी पार्क की, पार्क की लंबाई कितनी निकल आई हमारी 20। चौड़ाई कितनी निकलेगी हमारी, चौड़ाई निकलेगी 40 माइनस एक्स ही तो था, एक्स की जगह कितना मान निकला है हमारा 20, तो 20 यानी लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। ठीक, ये विभक्त कर से बता दिया। अगर किसी की इच्छा थी कि नहीं विभक्त सर तो अपने गुणनखंड विधि, तो उससे भी लगा लो, कोई फर्क नहीं है। देखो उससे, ये तो देख लिया होगा तुमने, उससे भी देख लो आप। ये तो था ना हमारा एक्स स्क्र माइनस 40x और प्लस के 400 बराबर 0। मैं क्या करता था, इसका गुणनखंड इसके बगल में कर देते थे, एक्स स्क्र के बगल में कुछ नहीं है तो वन मान लिया, 400 का वन करेंगे तो 400, 400 के ऐसे गुणनखंड जोड़ के कितने आ जाए 40। तो एक्स स्क्र माइनस तो था, एक्स लिखता था, इस 40 की जगह कुछ करेंगे, क्या लिखेंगे 20 प्लस 20, कैसे गुणा करना है इनका 400 और जोड़ेंगे तो 40, जोड़ेंगे तो 40 गुणा करेंगे 400 प्लस 400 बराबर के 0, ये तो बना। गुणा करो इसका अंदर एक्स स्क्र माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस 20x, माइनस एक्स का फिर भी सम करेंगे तो माइनस 20x और प्लस के 400 बराबर के 0। तो देखो यहाँ से चार चीजें बनती हैं, चार में एक एक कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा x माइनस 20, कॉमन फॉर्म में बता चुका हूँ कैसे लेते हैं। यहाँ से माइनस 20 कॉमन लूंगा मैं, तो x माइनस 20 बचेगा। तो देखो एक कोष्टक कॉमन कॉमन वाले ले लो और एक में कोष्टक कोष्टक वाले ले लो, तो कोष्टक कोष्टक वाले एक बार ये ले लिया और एक बार कॉमन कॉमन वाले ले लो, तो x माइनस 20 यानी दो बार लेते हैं। एक बार जो कोष्टक बना कोष्टक में सेम निकलेंगे दोनों, तो एक बार कोष्टक लिख लो, एक बार जो कॉमन लिया वो बराबर 0, तो दोनों का मान सेम ही है, तो सीधा में सेम ही है, तो एक बार लिख ले रहा हूं मैं। तो x माइनस 20 लिख लेना है, यदि x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर यानी 20 कितना हो गया 20, सेम ही है तो एक बार ले लिया मैंने। x का मान कितना निकला 20, अतः लंबाई कितनी है हमारी 20 और चौड़ाई 40 माइनस 20 कर देंगे तो 20। कौन सी विधि लगा लें उससे कोई फर्क नहीं है। इसी के साथ ये प्रश्नावली होती है हमारी समाप्त, और प्रश्नावली के साथ साथ पूरा अध्याय 4 हमारा होता है समाप्त। अगला हमारा अध्याय है समांतर श्रेणी, बहुत अच्छा चैप्टर है और बड़े मजे से समझेंगे। मात्र 3 फॉर्मूले में आपको पूरी समांतर श्रेणी खत्म करा दूंगा मैं, ओनली 3 फॉर्मूले लगेंगे बस, बड़े आसान तरीके से। और उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और लगाओ आधी दूरी हम तय कर चुके हैं लगभग, मान लो यानी 40% मैथ खत्म कर चुके हैं, 60% और बाकी है, उसे भी जल्दी जल्दी कर लेंगे। वीडियो लेट आने का कारण ना पूछें आप, बस वीडियो टाइम टू टाइम आती रहेगी, कोशिश है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो थोड़ी मैं भी अपनी यानी स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें मैं भी लगा रहता हूँ अपना, तो इसलिए वीडियो लेट हो जाती हैं। और ये तो अच्छा ही हम समझ में आया होगा, और अगर क्लास आपको अच्छी लगा करे तो एक कमेंट में तो कुछ तो जरूर बताया करें कि क्लास कैसी लगी। अगर थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसे यानी गलती हो तो उसे अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश की जाए, तो इसमें भी आप बता दिया करो। और अपने छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हो अपने रिलेशन में हो उनको सबको बता दें, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम अच्छे तरीके से देसी तरीके से समझेंगे मैथ को और बिल्कुल आसानी समाप्त करेंगे। और मैं 9th का भी प्लान बना रहा हूँ उसे भी कराने का,
उसे भी देखते हैं, कुछ दिन में अगर कोशिश हो तो उसी को कराने का कराएंगे। और इसी के साथ ये समाप्त। अगली हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी। और मैं अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने समांतर श्रेणी में। अभी के लिए जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।